बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद रियाज़। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल केम बायो मिक्सचर। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बायोलॉजी और इसके मेन ब्रांचेस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम कोशिश करेंगे उसके सब ब्रांचेस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। अब देखें, हमारे पास देखें जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक ख्वाब होता है कि हमने एमबीबीएस ही बनना है। उनका कोई दूसरा कोई सोचते ही नहीं है इसके अलावा। हालांकि अगर बंदा देखें, अगर के कॉलेज में लाख 1.5 लाख या 1.25 लाख लोग पढ़ते हैं तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो 1.25 लाख एमबीबीएस ही बनेंगे। ठीक है, इन 1.25 लाख या लाख या 50,000 जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, इनको कहीं ना कहीं दूसरी फील्ड्स के अंदर भी जाना होता है। तो इस तरह बायोलॉजी के अंदर सिर्फ एक एमबीबीएस नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांचेस मौजूद हैं। ठीक है, यानी इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें अच्छी अच्छी फील्ड्स में इस तरह बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है, ये ऐसी फील्ड्स हैं जिसके अंदर कोई हम आसानी से अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो आज हम बायोलॉजी के सब ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब ये है स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, ये दो वर्ड से बना है, 2 वर्ड से बना है। एक मीन बायो, दूसरा है लॉजी। बायो मीन लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी। ठीक है, इन स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। इसी मेन ब्रांचेस भी हैं, 3 ब्रांचेस हमारे पास मौजूद हैं। एक जोलॉजी, दूसरा बॉटनी, तीसरा माइक्रोबायोलॉजी। जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जोलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं तो हम इसको जोलॉजी में रखते हैं। अगर हम बॉटनी की स्टडी करते हैं तो हम, अगर प्लांट की स्टडी करते हैं तो उसको हम बॉटनी में रखते हैं। और अगर हम किसी माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो हम इसको माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। तो आज हमारे पास क्या है, सब ब्रांचेस, यानी ये मेन ब्रांचेस या मेजर ब्रांचेस होती हैं। इसके अलावा आज हम सब ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सब ब्रांचेस के बारे में सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे पास क्या है, एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी हमारे पास क्या है, देखिए ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक हमारे पास है एना, एना मीन अप। दूसरा हमारे पास क्या है, टोमी, टोमी मीन कट। ठीक है, यानी जब भी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डाइसेक्ट करके, डाइसेक्शन के बाद जब हम उसकी स्टडी करते हैं, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या किसी भी जानवर को जब हम कट करते हैं और कट करने के बाद जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसको हम किस ग्रुप में रखते हैं, एनाटॉमी। एनाटॉमी बायोलॉजी का एक सब ब्रांच है जिसके अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। यानी हम एनाटॉमी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, यानी स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। इसके अलावा दूसरा भी हमारे पास की बरक दूसरा हमारे पास एक दूसरा सब ब्रांच है जो कहलाता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है मॉर्फ, मॉर्फ का मतलब है स्ट्रक्चर, और लॉजी का मतलब क्या है, लोगोस से निकला है, इसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, अंदरूनी स्ट्रक्चर के बारे में, अंदरूनी बनावट के बारे में स्टडी करते हैं तो हम उसको रखते हैं एनाटॉमी के अंदर। और इसके अलावा जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो हम इसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल स्टडी का मतलब ये है, मॉर्फोलॉजी का मतलब ये है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब एक्सटर्नल बनावट के बारे में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। अब फर्ज करें एक इंसान है, वो किस तरह बना है, इसकी बनावट क्या है, ठीक है, लगता किस तरह है, ठीक है, इसकी मॉर्फ इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किससे मिलता जुलता है, ये स्टडी हम किस चीज़ के अंदर करते हैं, मॉर्फोलॉजी के अंदर। इसके अलावा हमारे पास एक और भी है सब ब्रांच, जिसका नाम क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। यानी एम्ब्रियोलॉजी इसका दूसरा नाम है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी।
एम्ब्रियोलॉजी में हम डेवलपमेंटल स्टडी करते हैं, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक यूट्रस के अंदर, ठीक है, यूट्रस कैसे बनता है, फ़र्ज़ करें एक लिविंग एक सेल है मेल, दूसरा है फीमेल, जब इसके अंदर मेटिंग होती है इसमें इसके रिजल्ट में एक सेल बनता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, ज़ायगोट का नाम देते हैं, ठीक है। अब ज़ायगोट मज़ीद किसी ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर, जिसके हम यूट्रस या यूट्रस के अंदर ये डेवलप होता है, ठीक है, यानी डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहलाती है। यानी जब हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, तो हम उसको किस में रखते हैं, एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसके साथ साथ हमारे पास और भी ग्रुप शामिल हैं, जिस तरह हमारे पास है एक सब ब्रांच है साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी के साथ साथ इसका दूसरा नाम है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी एक छोटा सा नाम लग रहा है, एक सेल एक बारीक एक माइक्रोस्कोपिक यानी माइक्रोस्कोप से नज़र आने वाली चीज़ होती है, लेकिन साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी एक अलग बहुत बड़ी दुनिया है, यानी एक सेल के अंदर जिसको हम अपनी आंख से ईज़िली ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, उसके अंदर एक बहुत बड़ी दुनिया मौजूद है, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक्स-रे माइक्रोस्कोप से हम इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। यानी सेल की जब हम स्टडी करते हैं, कोई भी सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो या बैक्टीरिया का सेल हो, जब हम किसी सेल की स्टडी करते हैं तो उसको क्या नाम देते हैं, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी, यानी स्टडी अबाउट सेल। यानी जब हम सेल की स्टडी करते हैं तो हम उसको साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास होता है पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। पैलियोंटोलॉजी में हम रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फॉसाइल। यानी आज से हज़ारों या लाखों साल पहले इस दुनिया में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई प्लांट या उसके फॉसल्स मिलते हैं, उसके फॉसल्स की मदद की वजह से, इन फॉसल्स की मौजूदगी की वजह से हम इसको रिसर्च करते हैं, कार्बन डेटिंग से उसकी एज मालूम करते हैं, उस एरा के बारे में मालूम करते हैं जिस एरा में वो मौजूद थे, यानी कितने साल पुराने हैं, ठीक है, कितना अरसा हुआ है इसकी दुनिया में यहाँ पर आते हुए, यहाँ से डिस्टेंट हुए, गायब होते हुए, यानी यहाँ से नापीद होते हुए कितना टाइम गुजर गया। तो उसकी हम स्टडी हम किस चीज़ में करते हैं, पैलियोंटोलॉजी के अंदर। पैलियोंटोलॉजी के अंदर जो भी स्टडी करते हैं पास्ट के बारे में, किसका, विद द हेल्प ऑफ फॉसल्स के बारे में उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इससे हमारे पास कुछ और भी ब्रांचेस, जैसे हमारे पास हैं पैरासाइटोलॉजी, हमारे पास सब ब्रांच क्या है, पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। पैरासाइटोलॉजी में किस चीज़ स्टडी करते हैं, पैरासाइट की स्टडी करते हैं, ठीक है। पैरासाइट ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, या ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि खुद अपनी ग़िज़ा तैयार नहीं कर सकते, बल्कि अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बैक्टीरिया, जिसके अंदर मॉस्कीटो या डिफरेंट प्लांट्स भी शामिल हैं। यानी प्लांट्स के अंदर भी पैरासाइट्स होते हैं जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर पाते हैं, उसको यानी वो किसी दूसरे प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। सिर्फ एनिमल्स के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही शामिल नहीं है, बल्कि पैरासाइट प्लांट्स के अंदर भी मौजूद हैं, ठीक है, जो प्लांट्स को अपने ग़िज़ा हासिल करने के लिए दूसरे प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो पैरासाइट ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं जो कि अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि उसको अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। इस सारे के और सब ब्रांच हैं जो कि इम्पोर्टेंट ब्रांच हैं, जो हमारे पास क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री। ये बायोकेमिस्ट्री दरअसल इसमें हम बायोमोलिक्यूल की स्टडी करते हैं, बायोमोलिक्यूल की स्टडी करते हैं। अब बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी मतलब कि एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, पूरी एक सेल बॉडी है। अब इस सेल के अंदर
कौन कौन से ऐसे मटेरियल शामिल हैं, ये कौन कौन से सब्सटेंस, ये कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, एटम वगैरह शामिल हैं जिससे एटम का सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल के जो प्रोटोप्लाज्म है इस किस किन किन मॉलिक्यूल्स के ऊपर यानी किन किन केमिकल्स के ऊपर मुश्तमिल हैं, उसकी स्टडी हम किस चीज़ के अंदर करते हैं, बायोकेमिस्ट्री। इसके अंदर कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी हैं। इस तरह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स वगैरह मैक्रो मॉलिक्यूल्स में शुमार होते हैं। सर दूसरे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैग्नीशियम निकल या इसके साथ साथ कोबाल्ट, ये दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक लिविंग सेल की कंस्टिट्यूशंस हैं, उसको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इस तरह एक और हमारे पास होता है सब ब्रांच का नाम क्या है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की यानी उन सब्सटेंसेस की स्टडी करते हैं जिन सब्सटेंसेस के ऊपर एक लिविंग बॉडी डिपेंड करती है। अब फ़र्ज़ करें कि एक इंसान है, इसकी कुछ ज़रूरियात भी हैं। जैसे अगर इंसान सांस लेता है तो सांस हमारे पास सांस क्यों लेते हैं, ज़िंदा रहने के लिए। सांस के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है, ठीक है, और इस तरह हम एक लिविंग बॉडी डिपेंड किस चीज़ पर कर रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर। इस तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है। पानी क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है। इस तरह बहुत सारी ग़िज़ाएँ हैं जो हमारे पास क्या है, नॉन लिविंग है। लेकिन सर्वाइवल के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है, कुछ दूसरे सब्सटेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है, जिसको हम स्टडी किस चीज़ के अंदर करता है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। इसके अंदर हवा, पानी, गैस सारी चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। उसकी स्टडी भी हम बायोलॉजी के अंदर करते हैं, जिसको हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। इस तरह हमारे पास एक जदीद फील्ड है जिसका नाम क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। एक जदीद फील्ड है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम किस चीज़ के बारे में करते हैं, बायोटेक्निक्स के बारे में स्टडी करते हैं, बायोटेक्निक्स के ज़रिए। अब बायोटेक्निक्स जीन्स के ऊपर, स्पेशली किस चीज़ के ऊपर, कुछ जीन्स के अंदर कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, यानी जीन के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ करते हैं, ठीक है, जिसमें से हम कुछ नई चीज़ को बना सकते हैं, ठीक है। जैसे इंसुलिन वगैरह शामिल हैं। इससे जो डिफेक्टेड जीन्स होते हैं उसको रिमूव करके उसकी जगह अफेक्टेड जीन्स को उसके अंदर मैनिपुलेट किया जाता है। तो एक जदीद फील्ड है, जो एक कामयाब फील्ड है, जो क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी। इस बायोटेक्नोलॉजी की वजह से डिफरेंट मेडिसिन, डिफरेंट हार्मोन हम अभी तक डेवलप हो चुकी हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक और फील्ड है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी मटेरियल के बारे में स्टडी करते हैं, हेरिडिटी के बारे में यानी विरासत के बारे में हम स्टडी करते हैं कि एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो करैक्टर ट्रांसफ़र होते हैं बाय द हेल्प ऑफ जीन, यानी जिस टाइप के, जिस नेचर के जो जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, उसकी स्टडी जेनेटिक्स, यानी जो एक फील्ड है, सब ब्रांच है बायोलॉजी का, जेनेटिक, उसके अंदर हम उसकी स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ ये कुछ ब्रांचेज़ हमारे पास क्या आती, सब ब्रांचेस थी, इसके अलावा भी कुछ और भी ब्रांचेज़ हैं जिसके अंदर जो शामिल हैं। लेकिन जो एक 3 ब्रांचेज़ और भी हैं, यानी अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी दूसरे साइंसेस पर भी डिपेंड करती है। यानी बायोलॉजी को हम एज अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट कहते हैं। हमारे पास क्या है, मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट भी कहते हैं, यानी बायोलॉजी को हम ऐसा मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट भी कहते हैं। बायोलॉजी को मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि दूसरे साइंसेस भी इसके अंदर शामिल हैं। अगर हम बात करें फिज़िक्स की, तो बायोलॉजी का एक सब ब्रांच है जो क्या कहलाता है, बायोफिज़िक्स, यानी फ़िज़िक्स के ऊपर भी बायो डिपेंड करती हैं। यानी हमारे पास डिफरेंट रेडियो एक्टिव यानी रेज़ होती हैं, जिससे जो रेडियो एक्टिव रेज़ होती हैं,
जो कि हम इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेज़र जिस तरह हमारे पास लेज़र ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, सही है, इस तरह कार्बन डेटिंग वगैरह हैं। तो ये सारे फिजिक्स की ब्रांच है, लेकिन हम इसको एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई करते हैं, यानी बायो के ताल्लुक फिजिक्स से भी हैं, ठीक है। यानी इसके साथ साथ हमारे पास है बायोमेट्री। बायोमेट्री बायोमेट्री मतलब बायो मीन लाइफ, मेट्री मीन मैथमेटिक्स, यानी बायोलॉजी मैथमेटिक्स पर भी डिपेंड करती हैं, यानी मैथमेटिक्स भी बायोलॉजी के अंदर शामिल हैं। तो बायोमेट्री में क्या करते हैं हम, डिफरेंट हमारे पास डेटा कलेक्शन वगैरह जितना भी होता है, डेटा कलेक्शन बायोमेट्री, यानी डेटा कलेक्शन मैथमेटिक्स के हवाले से जितना भी हमारे पास डेटा होता है उसको हम बायोमेट्री में रखते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है जो हम डिस्कस भी कर चुके हैं, बायो केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री, ये देखिए इसके अंदर बायो लाइफ, केमिस्ट्री, केमिकल। तो हमारे पास क्या है बायो केमिस्ट्री के ऊपर भी, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए किन किन केमिकल, किन किन मटेरियल की ज़रूरत होती है और उस मटेरियल को हम कहाँ से हासिल करते हैं, केमिस्ट्री से, ठीक है। तो हमारे पास देखिए मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट बायोलॉजी को इसलिए कहा जाता है कि बायोलॉजी दूसरे साइंसेस के ऊपर भी या दूसरे साइंसेस के साथ मिलकर भी हमारे क्या करती हैं, दूसरे साइंस के साथ मिलकर भी ये यानी हमारे पास जो बायोलॉजी होती है दूसरे साइंस के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, या दूसरे साइंस जैसे फिजिक्स, मैथ्स वगैरह भी, केमिस्ट्री इसके अंदर शामिल है। तो बायोफिजिक्स में जो हमारे पास जितने भी फिजिक्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव रेज हैं, कार्बन डेटिंग हैं, जितने भी दूसरे जो फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम बायो के अंदर लाइफ के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरह बायो के अंदर फिजिक्स के भी कुछ इम्पोर्टेंट रोल है। इस तरह बायोमेट्री है, ठीक है। तो इस तरह बायोमेट्री में भी हम मैथमेटिक्स के बारे में, यानी बायोमेट्रिक मैथमेटिक्स एक फील्ड है जो बायो के अंदर शुमार होता है। इस तरह बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री एक इंसान जितने भी दुनिया के अंदर चीज़ें हैं, चाहे कोई भी चीज़ है, दुनिया की हर चीज़ एटम से बना है और एटम की स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं। तो इंसान का जो सेल होता है ये भी एटम मॉलिक्यूल वगैरह से बना है, जिसकी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। तो आज के हमारे पास वीडियो में बायोलॉजी की सब ब्रांचेस और बायोलॉजी एज अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।